नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत आपका। मैं मनीषा कौशल और बात सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की, जहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका था और वो जिम्बाब्वे से आ रहा था। उसने दक्षिण अफ्रीका की भी यात्रा की थी। इससे पहले दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट का जो केस मिला था वो तंजानिया की यात्रा से लौटा था। वहीं इस समय ओमिक्रॉन के दोनों मरीज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट वाले मरीजों के लिए अलग वार्ड बना रखा है। 24 नवंबर तक केवल 2 देशों ने ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए थे, लेकिन अब 59 देशों में ओमिक्रॉन के मामले दर्ज हो चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को चिंता का विषय श्रेणी में रखा है और लोगों को इससे सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। यानी जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। डॉक्टर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आनंद, एफएम न्यूज में स्वागत आपका। जो कोरोना के वायरस के जो मामले हैं ओमिक्रॉन वाले वो बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये म्यूटेशन है, नया म्यूटेशन है, इसलिए ये बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। लेकिन ये खतरनाक नहीं है, अभी तक साबित नहीं हुआ जी। लेकिन अगला स्टेप कभी भी ये चेंज हो सकता है, कभी भी म्यूटेट कर सकता है और कितना डेंजरस होगा इसका कोई अभी अंदाजा नहीं लगा सकता। तो इसलिए हमेशा हम लोगों को सचेत रहना है, क्योंकि ये चीजें बहुत टॉक्सिक भी हो सकती है। अभी तक फिजिशियंस के पास बहुत ज्यादा नॉलेज इसका है नहीं, कि क्योंकि कार्डियक टॉक्सिसिटी भी कई पेशेंट्स में देखे गए थे पिछली बार। हो सकता है कि और भी इसके नुकसान करने की क्षमताएं आ जाएं जी। लेकिन फिलहाल हम लोग घबराना नहीं है और सारी वैसे ही चीजें पालन करना है जैसा सरकार ने बताया है और WHO ने बताया है। डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोना जरूरी है। जी डॉक्टर आनंद, अगर हम मुंबई की बात करें तो वहाँ केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धारा 144 भी लगा दी गई है, रैलियों में जाने से लोगों को मना कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि मुंबई में अगर इस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं उठाए जा सकते? देश की राजधानी है, यहाँ सतर्कता बरतने की ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और चूंकि यहाँ का लोकल गवर्नमेंट की ये परेशानी है, केजरीवाल अभी समझ नहीं रहे हैं बात। पहली बार भी जब शुरुआत हुई थी कोरोना का तब हम लोगों ने कहा था और बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई। पहली बार में भी हुआ, दूसरी बार में आपने देखा ही था कितनी डेथ हुई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ये सरकार की कमी है और केजरीवाल जी को ये चीज सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से स्प्रेड होगा। यहाँ तो बहुत ही कंडेंस्ड एरिया है तथा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लिमिटेड एरिया है 40 किलोमीटर के भीतर। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि केवल लाइफ थ्रेटनिंग हो, और भी बीमारियां कर सकती हैं। दूसरी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक अल्टरेशन हो सकता है, तरह तरह की और बीमारियां बढ़ा सकता है। इसलिए बिल्कुल सचेत रहना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पे काफी ध्यान देना होगा और हमारी आशा है कि अभी इसके लिए सख्त कदम उठाएगा। जी डॉक्टर आनंद, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि अगर इस वेरिएंट के खिलाफ लापरवाही बरती गई तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो क्या कुछ कर सकती है भारत सरकार, क्योंकि बहुत सारे देशों में फैल चुका है? तो फ्लाइट्स तो फिलहाल बंद नहीं की जा सकती, लेकिन उसके अलावा क्या सरकार कदम उठा सकती है जिससे वक्त रहते इस पर अंकुश लगाया जा सके? क्योंकि पिछली बार जब आया था इस तरह से तो फ्लाइट्स बैन नहीं की थी, जिसके बाद बहुत ज्यादा ये भारत में बढ़ गया था। देखिए, फ्लाइट अगर बंद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस की दिक्कतें हैं, तो कम से कम स्क्रीनिंग बहुत हार्ड रखें। अभी जैसे हमारे लोग जाने वाले थे, दुबई नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे एक तो 1-2 सीट छोड़ के एक सीट पे लोग बैठा रहे हैं, तो रेट भी बहुत ज्यादा हो गया है फ्लाइट का। दूसरा 7 डेज कहीं हर जगह क्वारंटाइन करा रहने के बाद ही घर पे जाने देने का वो आदेश देते हैं। तो यहाँ भी ये सब चीजें लागू हो। लेकिन अभी शायद आपको एक चीज और पता हो गया होगा कि ये एयर से भी ट्रांसमिट हो रहा है। कई लोग जो है, जैसे पिछली बार भी अमिताभ बच्चन घर से कहीं नहीं गए फिर भी उनको हो गया। तथा इस तरीके से यहाँ भी देखा गया है कि डबल डोज लेने के बावजूद भी वैक्सीन लोगों को ये ओमिक्रॉन पॉजिटिव आ जा रहा है। 32 केसेज अभी तक पूरे इंडिया में देखे गए हैं,
जिनमें लोगों को डबल डोज वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी हो जा रहा है, जो किसी से मिले भी नहीं है फिर भी उनको हो रहा है। इसका मतलब ये ट्रांसमिशन चालू है। जी डॉक्टर आनंद, वैक्सीनेशन को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों ने दोनों डोज ली है वैक्सीन की वो भी इससे संक्रमित हो चुके हैं और हो रहे हैं, और जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है वो भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है बूस्टर डोज पर विचार करना चाहिए? जी, चूंकि बायोलॉजिकल साइंस है, ये हमेशा होप और प्रिवेंशन में चलता है, इसलिए बूस्टर डोज के लिए हम लोगों से कह रहे हैं और WHO को भी लिखा हमने कि बूस्टर डोज पे अपना रिसेंट आर्टिकल्स और रिसर्च वगैरह के लिए कराएं और फिर देखा जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये म्यूटेट करके सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। जी जी डॉक्टर आनंद, दुनिया भर के जो देश हैं वहाँ की सरकारों से ज़्यादा जोखिम वाली आबादी में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज़ करने को कहा है। भारत की आबादी की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी आबादी है, अभी जो आबादी है उन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेशन ही नहीं हो पाया है, तो बूस्टर डोज की बात करें तो वो बड़ा नामुमकिन सा नजर आता है कि पूरी पब्लिक को लग पाए। आपने सही बात कहा, लेकिन जहाँ मैक्सिमम एक्सपोजर है, जो बिजनेस क्लास है, जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो जिनको बाहर भीतर ज्यादा घूमना होता है, फिर हेल्थ वर्कर हैं जो एक्सपोजर जिनका हॉस्पिटल्स में है और रेलवे स्टेशन या भीड़ भरे जगहों पे हैं, कम से कम उनकी तो प्रायोरिटी देनी चाहिए और उनको बूस्टर डोज लगवाने के लिए एडवोकेट करनी पड़ेगी। डॉक्टर आनंद, इसकी टेस्टिंग के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ती है और भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अभी उतनी जो चीजें हैं वो मौजूद नहीं है, तो किस तरह से भारत सरकार इसको बढ़ा सकती है? एग्जैक्टली आपने सही कहा, जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब्स बहुत कम है और बहुत पहले, आज से 10 साल पहले हम लोगों ने कहा था कि जीनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट करें, तो उस समय डॉक्टर के अग्रवाल थे, मूलचंद में उन्होंने कहा था, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन अब चूंकि हम लोग के एम्स की जितनी भी संस्थाएं हैं काफी बढ़ी हुई हैं और कुछ और भी संस्थाएं हैं जिनमें प्राइवेट वालों को दिया जा रहा है लाइसेंसिंग, तो इस तरीके से जीनोम लगभग अभी तो केसेस ज्यादा नहीं है, इसलिए सीक्वेंसिंग पता कर सकते हैं, लेकिन जब केसेस ज्यादा होंगे तो बट नेचुरल जो आप कह रही हैं दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इसलिए सरकार को ध्यान देना होगा कि लैब्स ज्यादा से ज्यादा खुलवाएं। जी डॉक्टर आनंद, एक ये भी सवाल है कि पहले जब पहली और दूसरी लहर आई तब लोगों को बहुत अलर्ट किया गया था, लोग मास्क लगा रहे थे, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये थोड़ी सी इसकी मोर्टेलिटी रेट कम हुई उसके बाद से लोग जो हैं वो लगातार एक्सपोजर में आ रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं और उस तरह से अलर्ट भी नहीं है, तो फिर से कैसे जनता को अलर्ट किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दोबारा चूंकि पुलिस के हाथ में दीजिए और हर जगह एंट्री बंद करिए, ऑफिसेज में और स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, हर जगह लोगों को वॉच करें कि आप मास्क लगा के ही रहे, तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं। जी डॉक्टर आनंद, अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है, बस ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये म्यूटेट होकर ओमिक्रॉन बना है। कितना और वक्त चाहिए हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को इस पर और ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए? देखिए, वायरल तो शुरू से ही एक रिसर्च का विषय बना हुआ है, क्योंकि अरबों तरीके का वायरस है और लोगों को पता नहीं, ये कई हजार बार इसमें म्यूटेशन होता रहता है और आए दिन वायरस से कार्डियोमायोसाइटिस माने हार्ट की भी दिक्कतें होती हैं और ये किडनी में भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो डायग्नोस नहीं हो पाता, जो आपने कहा था कि जीनोम लैब नहीं होने के कारण। तो ये बिल्कुल चूंकि डायग्नोसिस इसमें बनाई जा सकती है और थोड़ा सा इनको ये बताना पड़ेगा फिजिशियंस को कि जो सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेज न माने कि 5 दिन से 10 दिन, क्योंकि बहुत पहले जब ये वायरस आया था पोलियो वाला, तो उसमें बुखार ही होता था, लेकिन बाद में देखा गया कि लोग लूले लंगड़े होने लगे, तो फिर बाद में इस पे रिसर्च हुआ और आज पोलियो यहाँ से गायब है, दूसरा स्मॉल पॉक्स भी पृथ्वी से गायब है। तो अब इस तरीके की इसमें भी कोरोना पे भी बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है और कोई दिक्कत नहीं होगी, जब लोग वैसे ही ऐड करना चालू कर देंगे तो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और कोरोना को भी बाहर कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। थैंक यू मैम।
और वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर वाले राज्यों में 40 उड़न दस्तों ने कारखानों और निर्माण स्थलों सहित कुल 1534 स्थलों का निरीक्षण किया। 228 जगहों को बंद करने का नोटिस भी जारी किया गया है। उनमें से 111 को बंद कर दिया गया है ताकि वायु प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाया जा सके। कोर्ट ने आयोग को 1 सप्ताह के अंदर निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध में ढील देने का अनुमति दी थी। इससे पहले आयोग ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच को बताया था कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में 11 थर्मल पावर प्लांट्स में से 6 15 दिसंबर तक बंद हैं। दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर दूसरे ट्रकों के प्रवेश पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। गैर जरूरी सामान ले जाने वाले कुल 7,600 ट्रकों को दिल्ली में सभी जगहों पर रोक दिया गया है और आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले कुल 22,800 ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली की हवा शनिवार को बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गई। दिल्ली का AQI 310 दर्ज किया गया है। अगले 3-4 दिन तक दिल्ली एनसीआर वासियों को खराब हवा से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मिक्सिंग हाइट और वेंटिलेशन इंडेक्स कम होने के साथ हवा का साथ न देने की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। रात में लुढ़कने वाला पारा प्रदूषकों को जमा होने में मदद कर रहा है। सफर का पूर्वानुमान है कि आगामी दिनों में भी मौसमी दशाओं के साथ न देने की वजह से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग क्या है? पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। आंदोलन समाप्ति के ऐलान के बाद किसानों ने अपने अपने घरों की वापसी शुरू कर दी है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो 15 दिसंबर को घर जाएंगे। उनका कहना है कि देश में हजारों धरने चल रहे हैं, पहले उन्हें खत्म करवाया जाएगा, वहां बैठे लोगों को सही सलामत घर भेजा जाएगा, उसके बाद ही वो अपने घर लौटेंगे। बातचीत रखेंगे, अपना हवन वगैरह करेंगे, अरदास करेंगे और जो लोग सहयोग दिया उन लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से एक और रखा। और इसके बाद आगे किस तरह से वो महापंचायत और वो अभी नहीं, उसमें जब टाइम आएगा तो उसमें करेंगे। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी वापसी होगी, कुछ वापसी होगा। हाँ, अपने घरों पर जाने दो। जश्न और विदाई समारोह को लेकर अरे जश्न, आज एक जत्था आज आप बिजनौर भेज रहे हैं, आज से ये माना जाए? हाँ, तो जाना शुरू हो गए लोग। पहला जत्था कहाँ जाएगा राकेश जी? नहीं, जो जहाँ के लोग हैं अपना जाओ। लेकिन एक बात आपने कही थी कि तमाम जो किसान हैं वो अपने गांव नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक आप मुजफ्फरपुर में। हाँ, हम तो 15 तारीख में जाएंगे यहाँ से। 15 तारीख में जाएंगे, क्योंकि आज सिंगू से, टिकरी से, यहाँ से जाना शुरू। 1 साल तक किसान सड़कों पर डटे रहे, खुले आसमान के नीचे तंबू और टेंट के भीतर सर्दी गर्मी सब सहते रहे, लेकिन किसानों के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं आई। किसानों में अब जश्न का माहौल है। किसान कानून वापसी की मांग मनवाकर घर लौट रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा तक किसान अपने घरों को लौट रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर आंदोलन के दौरान बनाए गए ईंटों के मकानों को किसानों ने तोड़ दिया है। आंदोलनरत किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों तक में घर बना रखा था। अन्नदाता अनाज उगाने के काम में अब फिर से जुट जाएंगे और दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर एक बार फिर गाड़ियां फर्राटा भरकर दौड़ती हुई नजर आएंगी।
शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने आज सुबह दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर पहुंचकर अपने माता पिता की अस्थियां इकट्ठी की। उनकी अस्थियों का विसर्जन उत्तराखंड के हरिद्वार में किया जाएगा। वीआईपी घाट पर सुबह 10 बजे बिपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। इसके लिए पूरा परिवार हरिद्वार पहुंच रहा है। इससे पहले दिल्ली से शनिवार सुबह 6 बजे सेना का विशेष विमान सीडीएस विपिन रावत की अस्थियां लेकर जॉलीग्रांट के लिए रवाना हुआ। जॉलीग्रांट हवाई अड्डे से सड़क मार्ग तक अस्थियां हरिद्वार लाई जाएंगी। पूर्वी दिल्ली स्पेशल स्टाफ ने बदमाशों से मोबाइल खरीदने वाले 3 खरीदारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 155 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, एक कनेक्टर और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से झपटमारी के 22 और चोरी के 27 मामले सुलझाने का दावा किया है। पूर्वी जिला डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि सभी आरोपी यूपी के रहने वाले हैं और पुलिस को कई दिन से गिरोह के सक्रिय होने की खबर मिल रही है। हमारे स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी पूरी टीम खड़ी है। हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ श्री सत्येंद्र खारी जी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया अपनी टीम के द्वारा। 3 रिसीवर्स हमारे मोबाइल फ़ोन्स के बीन एबल टू अरेस्ट देम, और ये एक इंटरस्टेट रैकेट चला रहे थे। और इसमें जो एक मेन मास्टरमाइंड है जिनका नाम है सिद्धार्थ सिंह, ये बॉम्बे के रहने वाले हैं, 21 साल के हैं, 12th पास हैं। और इनका जो आगे लिंक बन पा रहा है वो एक सिद्धेश से बन पा रहा है, वो बॉम्बे में है। वी आर येट टू अरेस्ट हिम, बट इनसे हमें 155 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। और ये मेनली हमने टेक्निकल सर्वेलेंस लॉन्च की। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि फ़लानी जगह पर कुछ मोबाइल फ़ोन्स का हैंडिंग और टेकिंग ओवर हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।